मुझे तो अभी तक भी डाउट है कि नवाज शरीफ शायद वजीर आज़म ना बन सके, लेकिन इस करप्शन के खात्मे के लिए सबसे बड़ी दावेदार तो PTI बनी। लेकिन जो जमातें हुकूमतों में रही हैं उनका पहला काम तो जो है कि पहले मंशूर का तो जवाब दें। तहरीक इंसाफ के पास तो अपना इंतखाबी निशान भी नहीं है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं ये इस सूरत हाल को? तो सीट एडजस्टमेंट का तो हमेशा से एक दरवाज़ा सियासत में खुला होता है और हम इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करेंगे कि कश्मीर को नजरअंदाज करके भारत से दोस्ती कोई कबूल नहीं। मेरा ख्याल है जो किसी पार्टी का लीडर हो, सरबराह हो, आप उसको जलसों में बिल्कुल बेइज्जत करते हैं और तरह तरह की अजीब बातें करें, तो उसके बाद क्या उनसे आप खैर की तवक्को रखेंगे? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र एंड वेलकम टू फेडरल पोस्ट। इंतखाबात का मौसम है। अब से तकरीबन 10 दिन बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और जो माहौल सियासी बना हुआ है वो आप सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश किया है, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया है, और वो मंशूर से ज़्यादा विश लिस्ट लगती है, इसलिए कि जो इस वक्त माशी हालात हैं और जो आने वाले दिनों में यानी इसी साल में 2024 में माशी चैलेंजेस हैं, उसमें जो विश लिस्ट दिखाई गई है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, हम ये कार्ड जारी कर देंगे और वो कार्ड जारी कर देंगे, ये सब कुछ कैसे होगा? तो लाहौर के हल्का 123 और 128 से हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जनाब लियाकत बलोच साहब, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन मौज़ूआत पे और जमात इस्लामी का मंशूर और उससे रिलेटेड मौज़ूआत पे हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपने इब्तदाइया सुन लिया, मैंने उसमें जो हिंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि जमात इस्लामी ने जो अपना मंशूर पेश किया है। बलूचिस्तान में एक मरतबा फौजी ऑपरेशन हो रहा था भुट्टो दौर में जी, हमारे रहनुमा थे प्रोफेसर गफूर अहमद, जी मरहूम मफरत करे, आमीन। बलूचिस्तान में किसी ने अफ्तार पार्टी का उनसे वक्त लिया, फिर साथ ही कहा कि प्रोफेसर मौजू क्या होगा? उन्होंने कहा मौजू क्या होगा? बलूचिस्तान और रोज़ा। अब इलेक्शन का मामला है तो मंशूर और इलेक्शन ही होगा। मंशूर और इलेक्शन ही होगा, तो जमात इस्लामी के मंशूर पे आ जाते हैं। तो सिराजुल हक साहब ने फरमाया कि यहाँ जब जमात इस्लामी पावर में आके तो IPP से मायदा ख़त्म कर देगी, तो एक रेकॉर्ड एक्ट का मामला हमारे सामने है, तो ये IPP से मायदे ख़त्म करने का क्या प्रोसेस होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़ाहिर मुल्क तो एक वक्त बहुत गंभीर बहरानों, मसाइल और दलदल में उलझा हुआ है जी, और इन मसाइल को हल करने के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट की, बड़ी कमिटमेंट की और बहुत ही मजबूत इरादों की ज़रूरत है जी। अब उसमें देखें, मंशूर तो सब जमातें पेश करती हैं, लेकिन जो जमातें हुकूमतों में रही हैं उनका पहला काम तो जो है कि पहले मंशूर का तो जवाब दें, उसका हिसाब दें। जी, जो आपने पहले दावे किए, आप हुकूमत में रहे, हुकूमतों में रह के जी, आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, उसका जवाब देने की बजाय एक नूरा कुश्ती है, एक नया प्रोपेगंडा है, माल दौलत की एक बारिश है जिस पे लोगों को फिर मशहूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी का है तो ज़ाहिर है हमने इसमें पूरी वर्किंग की है कि हमारा मसला जो है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप का बहुत शदीद है जी, और ये काम उसी वक्त हो सकता है कि आइन और कानून की फरमा रवाई हो। और ये जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने अपने अंदर भी जमहूरियत कायम की है, ज़ाब्तों और असूल की कोई शक नहीं है इस की पर। है, जी, और हम मुल्क में भी यही माहौल और फिजा पैदा कर सकते हैं। जब सियासतदानों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट के सामने ये होता है ये नाअहल हैं, करप्ट हैं, VN नहीं है, डिलीवर नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते और मफादात के पीछे भागते हैं, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें उसके मुकाबले में अहलियत भी, दयानत भी, परफॉर्मेंस भी, गुड गवर्नेंस भी दे सकते हैं। जी, ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। राइट। दूसरा ये है कि भी जाहिर है कि माशी मामलात हैं, माशी मामलात में सबसे बड़ा मसला है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है बिजली की वजह से, बिजली की वजह से, गैस की वजह से। यस,
अच्छा, अब उसमें IPP जो प्रोजेक्ट हैं, उसके जो माहदे हैं, जब हम उसकी तफसील में जाते हैं तो चेहरे पर तो ये है कि भाई ये इंटरनेशनल माहदे जी वो लंदन में चले जाते हैं ना जी, उन्होंने कंपनियां वहाँ ये रजिस्टर कर रखी हैं। इंटरनेशनल माहदे हैं, जी हालांकि ये चोर दरवाजा है। अच्छा, इसके मालकान 90% जो हैं कि वो पाकिस्तानी हैं बिल्कुल हैं। और यहीं के सरमायाकार हैं, यहीं के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन वो अपने आवाम को लूट रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए जब हम पूरी तैयारी और हकायक के साथ उसके रिविजिट और रिवीजन के लिए जाएंगे तो हम यकीनी तौर पर इन मुआहदों को एक दायरे में लेकर आएंगे जो पाकिस्तान और अवाम के लिए मुफीद हो। तो इसमें वर्किंग हो चुकी है। वर्किंग की है हमने जी, Yeah. इसमें एनर्जी पूरी पॉलिसी दी है, हमने माहिरीन को इकट्ठा किया है, इस्लामाबाद में वहाँ कॉन्फ्रेंस की और उसको डिक्लेयर किया। जितने भी माहिरीन थे सबका इस चीज़ पे इत्तफाक था कि रिविजिट करना, रिवाइज करना और इसके बारे में मुतलका फोरम्स पे जाके अपनी दलील के साथ बात करना, इसमें हम अपना ये मुकदमा जीत सकेंगे। राइट, तो इसकी तैयारी हो चुकी है आपके पास, क्योंकि 3 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा है और जो आने वाले दिन है उसमें जो सूरत हाल बन रही है, किसी भी जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए सियासी चैलेंज तो एक चैलेंज होगा कि उसकी मकबूलियत कितनी होती है या रहती है। जो माशी चैलेंज है वो समझ में नहीं आता कि ये जो उन्होंने एक अपनी विश लिस्ट दी है, ख्वाहिशात की लिस्ट है। साहब नहीं, गुजारिश ये है कि मैं उनकी बात क्या करूं, वो तो अपने ही जवाब दे हैं ना जी, जी बिल्कुल, तो अपने पिछले अमाल के भी जवाब दे हैं। हाँ बिल्कुल, और PDM और पीपल्स पार्टी तो पिछले 18 माह की जो उन्होंने तबाही मचाई है उसकी भी जवाब दे। जी जी, अब ये तो नहीं हो सकता कि भी एक दूसरे की ये पगड़ियां उछालें, हाँ मैं वो नूरा कुश्ती बना के दे झगड़ा और नूरा कुश्ती खड़ा करें और लोगों को समझें कि हम फिर बेवकूफ बन जाएं, तो लोग इसके लिए तैयार नहीं है। यकीनन। दूसरा उसमें ये है कि भाई ये जो चीज़ों को कंडक्ट करने का मामला है उसके लिए भी तो किसी विजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और तो जब तक आपके अंदर करैक्टर ना हो जी बिल्कुल, और आपके पास एक नजरियाती ताकत ना हो, और वो तो हम देख चुके हैं इन लोगों के हालात हैं। कोई एक महीना पहले आपके नायब अमीर जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, बड़े मोहतरम है हमारे, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उस वक्त उन्होंने बरमला कहा था कि हमारा अगर इत्तेहाद हुआ तो तहरीक इंसाफ के साथ होगा। अब तहरीक इंसाफ के पास तो अपना इंतखाबी निशान भी नहीं है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं ये इस सूरत हाल को? मेरा ख्याल है कि पराचा साहब ने मुमकिन है ये बात आपसे की है तो ज़रूर कही होगी जी, लेकिन पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने 2018 के इलेक्शन के बाद अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय की। अच्छा, माजी में हम इत्तेहादों में रहे, दीनी जमातों के इत्तेहाद बनाए और मुख्तलिफ पार्टियों। मैं अपनी तस्हीह कर लूँ जरा, उन्होंने कहा था सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इत्तेहाद की बात नहीं, माजरत चाहूँगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। जमात इस्लामी ने इत्तेहादों के सिलसिले में तो ये तय किया है कि भाई अब ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, और इत्तेहादी जो हैं, पार्टनर जो हैं, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। जब पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं लोगों के अज़ाइम और एक दूसरे का बोझ भी, सियासी बोझ भी उठाना पड़ता है, अज़ाइम बुलंद हो जाते हैं। लेकिन आप देखें PDM में और इत्तेहादी हुकूमत जो थी जी, पहले तो ये गुलछड़े उड़ाते रहे और अब एक दूसरे को नायल कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सच बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सीट एडजस्टमेंट का तो हमेशा से एक दरवाज़ा सियासत में खुला होता है, और इत्तेहादी जो हैं, पार्टनर जो हैं, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, पेट एक दूसरे को। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन खुद PTI के लिए बनी है या बाकी जमातों के लिए बनी है, तो इसमें अब ये सीट एडजस्टमेंट भी कोई कंफर्टेबल फार्मूला नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है इस सूरत हाल में? मेरा ख्याल है अब नहीं आए। तो जमात इस्लामी ने जिस रास्ते को अख्तियार किया है हम उसी पे मेहनत कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवारान भी, हमारे अमीर जमात सिराजुल हक साहब खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारे जो पब्लिक रिस्पांस कैसा आ रहा है आपके हल्का 128 तो यही है, मुस्लिम टाउन, इचरा, इकबाल टाउन। 128 में ज़ाहिर है मैं 3 मरतबा तो यहाँ से जीता हूँ। जी बिल्कुल। एक मरतबा हमारा रिजल्ट चेंज कर दिया गया था, अमलन 4 दफ़ा है। लेकिन ये है कि भाई हमारे मुकाबले में अगर 2 मरतबा हमारा यहाँ से बाइकाट हुआ, बाकी 4 मरतबा दूसरा, आप मजबूत उम्मीदवार हैं, जीते हैं।
لیکن یہ ہے کہ بھی جو جیت جاتا ہے وہ پلٹ کے یہاں نہیں آتا، وہ ایک پارٹی کی پاپولیرٹی اور ٹکٹ کی خرید. نہیں، آپ تو ہمیشہ اپنے دفتر میں موجود رہے ہیں، ہمیں تو یاد ہے یہ. ہم تو ہمیشہ قائم ہیں، دائم ہیں اور موجود ہیں، اور ایک بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. اس اعتبار سے دوسرا پہلو یہ پیدا ہوا ہے کہ خود مسلم لیگ کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں موجود نہیں. اچھا، نون لیگ کا. یا اچھا، مسلم لیگ تو وہ کسے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ استحکام پارٹی کے ساتھ. ان کے ساتھ جو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی بھی. اور 123 میں کیا حالات ہیں؟ 123 جو ہے وہ قصور کی سائڈ کا جو لاہور کا علاقہ ہے، جو ہے کبھی آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اگر کوئی پی ٹی آئی کی بیکنگ ہے. اب یہ جو ورکرز کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھی جو چھاتا بردار آ گئے ہیں جی ان کو ٹکٹیں دے دی ہیں، اور جو مخلص پرانا کارکن ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ اب اشارہ بیرسٹر گوہر کی طرف تو نہیں کر رہے وہاں پہ پی ٹی آئی میں؟ میں کسی کا اشارہ نہیں کر رہا، میں کیونکہ ان کے اوپر یہ سوال اٹھا ہے کہ وہ تو کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں ایسی ہے، باقی بھی ایسی ہیں. یہاں ہمارے جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خیال ہے. جی، اس لیے ایک نئی سچویشن اس حلقے میں پیدا ہوئی ہے کہ بھی لوگوں کی ایک ایفیلیشن ہم سے بڑی ہے، توقعات بڑی نئی پیدا ہوئی ہیں. اچھا، جس کی بنیاد پر زیادہ بہتر امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ بھی جو پولیٹیکل ورکر ہے، مخلص ورکر ہے، جو حالات کی بہتری چاہتا ہے اور سیاسی محاذ پر ایک بیلنس سچویشن چاہتا ہے، جی، اس کی وجہ سے ہمارے پروگرام بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے بہت اچھا رجوع بھی ہے، ریسپانس بھی بہت اچھا ہے. اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ بھی ہم 128 میں انشاءاللہ ریگین کریں گے اور اپنی پوزیشن کو اور بہتر کریں گے. کتنا عرصہ چلتے دیکھتے ہیں یہ آنے والی گورنمنٹ کو، جو حالات ہیں؟ کیونکہ جو الیکشن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ماشاء اللہ نہ آئے نا جی، پھر الیکشن 5 سال ہی چلتے ہیں. یہ تو آپ نے بہت ہی ڈھکی چھپی جو ہے اس کے اندر ایک ایسی بات پریکٹیکل بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب 58(2) بھی تھا تو اس وقت تو 2.5-3 سال کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ جاتی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کا امکان ہے؟ نہیں، امکان دیکھیں، آپ نے کہا ماشاء اللہ نہ آئے. پاکستان میں یہ چیزیں تو ہر وقت اس کا امکان موجود ہوتا ہے. اب نارمیلٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، تو وہ تو نارمیلٹی ہو گئی نا. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تو جو ہے وہ کنٹینیوس ہے. اب نارمل سچویشن ہے، سیاستدان بام دست و گریبان زیادہ رہتے ہیں، پبلک افیئرس کو نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، شدت کی باتیں کرتے ہیں. خود میں نے عمران خان صاحب سے، جن سے بڑا ہی اچھا ایک ہمیشہ تعلق رہا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ یہ جو ایک بہت تلخ باتیں کرتے ہیں، پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے بات کرتے ہیں، یہ تالیاں تو بڑی بچ جاتی ہیں لیکن رزلٹ اس کا اچھا نہیں آئے گا. رزلٹ سیاسی طور پہ کہ انتخابی نتائج کے طور پہ؟ سیاسی طور پہ تلخی بڑھ جاتی ہے. تلخی بڑھ جاتی ہے. فرد ہوتا ہے نا جس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، وہ پھر پرسنل ہو جاتی ہے. عام آدمی کسی کے ساتھ ذرا تلخی کر لے، دوسرے کو 3 دن نیند ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. صحیح بات ہے. جو کسی پارٹی کا لیڈر ہو، سربراہ ہو، آپ اس کو جلسوں میں بالکل بے عزت کر دیں اور طرح طرح کی عجیب باتیں کریں، تو اس کے بعد کیا ان سے آپ کوئی خیر کی توقع رکھیں گے؟ یہ تو ہے. نہیں تو یہ دیکھیں، یہ جو ان کے جو سارے کینڈیڈیٹس ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بڑے لیڈر تھے لیکن انہوں نے اصغر خان کو ٹارگٹ کر کے کئی باتیں کی، اور ان کے بارے میں ذرا مضحکہ خیز. اصغر خان اتنے تلخ ہو گئے کہ وہ جلسوں میں کہتے تھے کہ میں کوالہ پل پہ بھٹو کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا. جی، لیکن جب بھٹو مصیبت میں آئے، وہی اصغر خان اس کی رہائی کی بھی تحریک چلا رہے تھے. چلے اس زمانے میں تو ایک رکھ رکھاؤ بھی تھا، وہ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. اب وہ جاتا رہا نا اس ماحول میں. اب ایک اس وقت جو میرے دماغ میں چیز آ رہی ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اب وہ زرداری صاحب ان کو اپنے تھیلے میں ڈالنے کے چکر میں، یہ وہی صورتحال تو نہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کراچی میں کیا تھا جب آپ وہاں سے جماعت اسلامی بلدیاتی انتخابات میں اکثریت لے گئی تو زرداری صاحب نے وہاں پہ بھی کچھ جادو چلا دیا. کراچی میں جب میئرشپ کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی نے وہاں جماعت اسلامی کی حمایت کا فیصلہ کیا، لیکن وہیں کی پی ٹی آئی کی یہ بھی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب
की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट आनी चाहिए। फिर मैं 5 मई को, यानी 9 मई से पहले 5 मई को इमरान खान साहब से मैं मुलाकात हुई थी। अच्छा, 5 मई यानी 4 दिन पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब भी आए। अच्छा, मुझे देखते कहने लगे, यार बलोच साहब मेरे तो बंदे ही भाग गए, जरदारी ने खरीद लिए, पैसे लग गए हैं। कैसे बंदे रखे हुए थे खान साहब ने? यही खान साहब से कहा मैं, और अभी भी मौजूद है वो बंदे? इसी तरह जैसे आपने कहा कि भी आजाद उम्मीदवार हैं, लोगों को अब धड़का यही है, जब फ्रंट लाइनर नहीं खड़े रहे, जी, जो वज़रा थे वो नहीं खड़े रहे, तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं जिन्हें आप छाता बरदार कह रहे हैं। आजाद लोगों को जितवा लेंगे तो उन इस कटी पतंगों तो कोई भी लूट के ले जाएगा। तो यानी अभी ये तहरीक इंसाफ में नथारने का अमल मजीद जारी रहेगा, यानी खान साहब को एक और धचका चाहिए सियासी तौर पे ये समझने के लिए कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। लेकिन ना, जो पार्टियों के इंटरनल अफेयर्स होते हैं ये तो पार्टियों का अपना मामला होता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से इंसान मशवरा तो देता है ना। आपके साथ तो बड़ी दोस्ती है खान साहब की। सहाफियों के लिए तो बहुत आसान होता है ना कि जो मर्जी तजिया कर लें। पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये एक लाजमी बंदिश होती है कि दूसरी पार्टी के अफेयर्स में मुदाखलत ना करें। जी, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर तो हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक मैं तो कह रहा हूँ एक दोस्त की हैसियत से, जाती दोस्त की हैसियत से अंदर मशवरा दे सकता करना है या नतारना है, ये तो फिर एक उनका अपना मामला है। मैं तो एक जो प्राइमा फिशाई एक सामने सूरत हाल है उसी पे बात कर सकता हूँ कि लोगों के पेश नजर ये। तो प्राइमा फिशाई तो जो बज़ाहिर सूरत हाल है उसमें तो नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने की बातें हो रही हैं। इम्कानात का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा, और जिस किस्म का उन्होंने बयानिया, तलखी उनमें भी नहीं जा रही है। कल भी उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन का हवाला दे के कहा कि वो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था और फला फला। एस्टैब्लिशमेंट कभी एक को लाडला बनाती है, कभी दूसरे को लाडला बनाती है, इन वेटिंग लाडला कायम रखती है। ये जो फार्मूला हरबा तरीका वारदात है ये मुल्क के लिए ज़ाहिर कातिल बन रहा है और मुल्क के लिए बहुत बोझ बन गया है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि भी एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी एक चीज को गिराने और सियासी तौर पर किसी और को तहफ़्फ़ुज़ दे के बढ़ाने का काम करेगी जी, तो ये खेल भी नहीं चलेगा ना। और मुझे तो अभी तक भी डाउट है कि नवाज शरीफ शायद वजीर आजम ना बन सके। ओके, तो मेरा अपना डाउट है। नहीं, ये तो आपका देखें एक सियासी तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे एक आपका तो हक है कि आप इस किस्म की बात करें ना कि ये खेल तो अदम एतमाद की तहरीक से जारी है। तो कौन बन सकता है, किसके इम्कानात ज्यादा है? हुमा तो काकड़ भी तो बन गया था ना। अच्छा, ओके। यानी देखिए बलोच साहब, आप ना इतनी गहरी बातें करते हैं। पहले आपने एक हिंट दिया, अब ये दूसरा हिंट है, यानी काकड़ से मुराद है कि कोई एक गुमनाम आदमी भी आ सकता है सामने। बैरिस्टर गौर आ सकता है तो कोई और नायाब गौर भी आ जाएगा ना। चलिए, ये तो 8 तारीख के बाद तो कितने दिन रह गए पता चल जाएगा एक नई सिचुएशन पे। इस इलेक्शन के अंदर अगर कोई बात नहीं हो रही है तो वो करप्शन की नहीं हो रही है। पहले इलेक्शंस में ये बहुत अहम एक नारा और बयानिया चलता था तकरीबन सभी पार्टियों की तरफ से। अब आप किसी जलसे में देख लें, करप्शन का जिक्र नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है हम तो हर जगह इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल का बैड गवर्नेंस, दूसरा करप्शन है जी। हम इसका हर जगह जिक्र करते हैं, लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन इस करप्शन के खात्मे के लिए सबसे बड़ी दावेदार तो पीटीआई बनी थी। लेकिन पीटीआई ने खुद भी जो है कभी ये इकदाम नहीं किया, बल्कि ज्यादा अलमनाक चीजें यही आई हैं कि उनके बेशुमार लोग हैं कि जिनके बहुत सारे करप्शन की चीजें सामने आई और उसी बुनियाद पर वो थोड़ी देर भी नहीं रुक सके और भाग गए और कहीं और जाके उन्होंने अपना एक बसेरा बना लिया है। तो इसलिए अब ना पीटीआई के पास ये कोई मौक़िफ़ है कि वो करप्शन के खात्मे की बात करें और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है।
چلے آخری دو ظاہر سوال. اسی چیز کے ہیں. ابھی مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کا جو منشور ہے اس میں انہوں نے کہا نیب ختم کر دیں گے اور انڈیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بھی قوم جو ہے کہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گی کہ ملک میں احتساب کا نظام ختم ہو جائے جی. اور کرپٹ لوگوں کو جو ہے کہ ملک کا مال لوٹنے کی آزادی دے دی جائے. ہم انشاءاللہ پاکستان میں احتساب کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پوری تو آپ اس سے اپوز کرتے ہیں یہ نیب ختم کرنے کے آئیڈیا کو؟ ہم احتساب کے نظام کے خاتمے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس کی مزاحمت کریں گے اور اس کے اوپر پوری مضبوط آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ انڈیا سے دوستی والا جو ان کا آئیڈیا ہے نا، اگر کشمیر کا، کیونکہ کشمیر ایک جماعت اسلامی کے لیے اہم سبجیکٹ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھی کشمیر کو نظر انداز کر کے، اس مرحلے پر تو یہ ہے کہ آپ کشمیر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ فلسطین. آپ کو اس کے اشارے کہیں سے لگتا ہے کوئی اگر ڈھکے چھپے اشارے موجود ہیں؟ ایک ناجائز بنیاد پر انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے جی تو دوسری ناجائز بنیاد پہ آپ تو وہ راستہ کھل جائے گا اس کے ساتھ. امریکی دباؤ میں آپ اسرائیل کی تسلیم کرنے کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اس وقت آپس میں ایک جڑی ہوئی باتیں. اوکے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب اس ڈگر پہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر چلے نہیں بھی گئے تو خواہش تو پہلے سے بھی موجود ہے، لیکن جماعت اسلامی لازماً اس چیز کے لیے قائل ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. افغانستان کے ساتھ ترجیح بنیادوں پر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہماری سرگرمی جاری ہے سی پیک کے حوالے سے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی جو تین محاذ ہمارے سامنے آپ اس کو ٹھیک نہ کریں اور آپ ازلی دشمن. مودی نے رام مندر کی تعمیر کے بعد جو تقریر کی ہے اگر اس کے باوجود بھی ہماری غیرت نہیں جاگتی اور ہمارے اندر ایک نیشنل امیج نہیں ابھرتا تو پھر آپ انڈیا کے سامنے کیا کر لیں گے؟ اس کو پاکستان کے لیے مزید ذلت کا ذریعہ بنائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ان دونوں رویوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، نہیں تو عوام کی طرف سے ایک بڑی مزاحمت کا سامنا ہوگا. 5 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں ہم یوم یکجہتی کشمیر کو فلسطین اور کشمیر سے یکجہتی کا ایک بڑا دن منا رہے ہیں. لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کوئٹہ اور پشاور میں بھی بہت بڑے اجتماعات ہوں گے اور ہم اس موقف کو مسترد کریں گے کہ کشمیر کو نظر انداز کر کے بھارت سے دوستی کوئی قبول نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس بیانیے کا جواب دینے کا بہت اچھا موقع ہوگا. خواتین و حضرات، آپ نے جناب لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا موقف اور جماعت اسلامی کا موقف مختلف موضوعات پہ، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، خاص طور پہ جو پاکستان کا انرجی کرائسس ہے اس کے حوالے سے، اور میاں صاحب کے یہ جو 2 نکات ہیں انتخابی منشور کے لیے کہ نیب کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور انڈیا سے دوستی کی جائے گی. ہماری گفتگو کے آخر میں اس میں بھی بالکل آپ نے کمپریہنسولی اس کا جواب سن لیا. لیاقت بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.